हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग आईएससी बोर्ड के लिए इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर रहे हैं भाई। और उसमें जो चैप्टर है वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट है, जिसको हमने एक तरीके से स्टार्ट करा था पिछले लेक्चर में, जहां पर हमने क्या देखा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, फिर हमने ये देखा था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है कि नहीं। फिर हमने ये भी जाना था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने कंपोनेंट्स होते हैं भाई, कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कैपिटल अकाउंट होता है और एक तरीके से क्या होता है भाई, करंट अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं उसको भी हमने एक तरीके से जानने की कोशिश करी थी, है कि नहीं। उसमें और क्या जानने की कोशिश करी थी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के एस्पेक्ट को, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है भाई, ऑटोनोमस आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। दो आइटम है, ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग, तो दोनों को याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहला जो टर्म है वो हमारे पास क्या है, ऑटोनोमस आइटम्स है। अब क्या, इट रेफर्स टू द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू द सम ऑफ द इकोनॉमिक मोटिव। मतलब वैसा ट्रांजैक्शन जो कहीं ना कहीं इनकम को जनरेट करने के लिए या फिर प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए किया गया है देश के साथ, दूसरे देश के साथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस आइटम, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे भाई, ऑटोनोमस आइटम बोलकर चलेंगे। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ कि अगर वैसे ट्रांजैक्शन जो सरकार के द्वारा या किसी बिजनेसेस के द्वारा ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं प्रॉफिट के लिए या फिर उसको इनकम को जनरेट करने के लिए, तो वैसे ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस आइटम के अंदर लिस्ट करेंगे, ठीक है। लाइक अर्निंग द इनकम एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, such transactions are independent of the state of the country's balance of payment and these items generally called the, ये लाइन याद रखना है, above the line items। इसको हम लोग और क्या नाम से जानते हैं, above the line। क्यों, क्योंकि ये हमारे इनकम को जनरेट करने के बारे में बात किया जाता है, तो इसको हम लोग above the line, ठीक है। इन द एज दे आर रिकॉर्डेड, और इसको रिकॉर्ड कहां किया जाता है भाई, बोथ करेंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में इस ट्रांजैक्शन को रखा जाता है। मेन ऑटोनोमस आइटम्स क्या क्या बात है, जैसे ऑटोनोमस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, वैसे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो इनकम को जनरेट करने के लिए किया गया हो, ठीक है, या फिर एक तरीके से प्रॉफिट के मोटिव से किया गया हो, ठीक है, प्रॉफिट के मोटिव से, तो उसको हम लोग क्या, कहां, कौन सा आइटम बोलेंगे भाई, ऑटोनोमस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स। फिर ऑटोनोमस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सर्विस हो गया, फिर हो गया ऑटोनोमस यूनिलैटरल ट्रांसफर और ऑटोनोमस कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो ये चार है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और उसके बाद आपका यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन और एक कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो ये सब सारे क्या है भाई, मेन ऑटोनोमस आइटम्स हैं जो कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में लिखा जाता है, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, एकोमोडेटिंग। एकोमोडेटिंग क्या है, आप समझना। एकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है। एकोमोडेटिंग, इट रेफर्स टू द ट्रांजैक्शन दैट टेक्स प्लेस टू कवर डेफिसिट और सरप्लस इन द ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। क्या है, अगर जो घाटा हो गया हमें, मान लो कि एक्सपोर्ट हमने कम किया, इंपोर्ट ज्यादा कर लिया, तो उसके बाद जो हम पैसा उधारी उधारी ले रहे हैं ताकि हमारा वो डेफिसिट, एक तरीके से जो डेफिसिट का मतलब घाटा, तो घाटा को कॉम्प्रोमाइज कर सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा खर्चा भाई, कौन सा आइटम में रखेंगे उसको, एकोमोडेटिंग आइटम्स में, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, एकोमोडेटिंग आइटम्स आर टेक्स प्लेस टू मेंटेन द बैलेंस और अ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एंड दीज आइटम आर आल्सो कॉल्ड द, क्या बोल रहे हैं, बिलो द लाइन। अबव द लाइन ऑटोनोमस को बोल रहे हैं, बिलो द लाइन हम लोग एकोमोडेटिंग को बोल रहे हैं, ठीक है, याद रखना। और दीज आर रिकॉर्डेड ओनली इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कि कैपिटल जो बोरो करते हैं, बोरो किया हुआ पैसा कहां लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट में, कल भी बताया था मैंने, ठीक है। जितना पैसा हमने बाहर दिया, जितना पैसा हमने बाहर से लिया, वो सब पैसा कहां लिखते हैं हम लोग, कैपिटल अकाउंट में। इसीलिए ये जो एकोमोडेटिंग आइटम्स हैं उसको हम लोग कहां, कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। लेकिन जो उसको लिखते हैं ऑटोनोमस को दोनों में, कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों में, ठीक है। अब मेन कंपोनेंट्स क्या, विच इज नॉट रिलेटेड टू सच ट्रांजैक्शन विच डिटरमाइंड टू कंसिडर फॉर प्रॉफिट, वैसा ट्रांजैक्शन जो प्रॉफिट के लिए ना किया गया हो, एंड विच आर कंडीशनड बाय द पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब क्या है कि हमारा कंट्री जो है वो घाटे में है कि फिलहाल, तो उसने कर्जा लिया कहीं से, तो कर्जा लिया तो वो कौन सा आइटम है, बिलो द लाइन आइटम, ताकि हम अबव द लाइन जा पाए, इसीलिए तो वो एक तरीके से पैसा लिया गया ताकि वो चीजों को मैनेज किया जा सके भाई।
तो ये सब दोनों टर्म हैं जो आपको याद रखने हैं, एकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस। दो टर्म कंप्लीट हो गया। आप बोलोगे क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर यही फंसोगे, इसलिए इसको सारी चीजों को याद रखना जरूरी है। अब भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है? डिसइक्विलिब्रियम मतलब अगर मान लो कि जितना एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है, और जितना इंपोर्ट हुआ, अगर ये बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई? अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, हाँ या ना? मतलब क्या? बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है। लेकिन अगर मान लो कि एक्सपोर्ट हमने ज्यादा कर दिया, एक्सपोर्ट ज्यादा कर दिया, इंपोर्ट हमने क्या किया? कम किया, तो ये कौन सा सिचुएशन होगा? सरप्लस का। सरप्लस होगा ना, ज्यादा पैसा हमारे पास आ गया भाई, एक्सपोर्ट करने पे पैसा आता है हमारे पास, ज्यादा पैसा आ गया और हमने पैसा दिया कम, तो हमारे पास सरप्लस, ज्यादा पैसा हो गया, अच्छा बात है। लेकिन जब हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, ठीक है, बाहर से सामान ज्यादा मंगाते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है भाई? डेफिसिट। ठीक है, डेफिसिट हो जाता है, हाँ या ना? घाटा हो गया भाई। और इन दोनों को सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस इक्विलिब्रियम। ठीक है, डिस इक्विलिब्रियम की इक्विलिब्रियम की स्थिति में नहीं है, या तो ज्यादा है या तो कम है कि नहीं? तो क्या बोला गया भाई? डिसइक्विलिब्रियम और बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब इट मींस देयर इज आइदर डेफिसिट और अ सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में या तो डेफिसिट है या तो सरप्लस है, या तो इंपोर्ट ज्यादा है या तो एक्सपोर्ट ज्यादा है, दोनों बराबर नहीं है। बराबर होता तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डिसइक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। ठीक है, इफ द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मोर, क्या बोला क्या? इफ द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब हम लोग क्या है? बाहर, मतलब आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? इंपोर्ट, हाँ या ना? कि इंपोर्ट अगर ज्यादा है देन द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, जो हमने एक्सपोर्ट करा है, एक्सपोर्ट करने से पैसा आता है और इंपोर्ट करने से पैसा जाता है। तो इसका मतलब अगर आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे देश से बाहर जा रहा है, ठीक है, जो इंपोर्ट के थ्रू, वो एक तरीके से पैसा जा रहा है भाई, हाँ या ना? तो वो अगर ज्यादा है तो वो क्या क्रिएट कर रहा है भाई? डेफिसिट। देखो, इंपोर्ट जब ज्यादा है, एक्सपोर्ट जब इंपोर्ट करते हो तो मतलब क्या? आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है, और अगर इनफ्लो करते हो तो पैसा अंदर आता है, वो एक्सपोर्ट के थ्रू। ठीक है, इन अकर्स एंड रिफ्लेक्टिंग अ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि डिसइक्विलिब्रियम और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रिएट होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे अगर देखा जाए तो आखिरकार ये डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्यों? कारण क्या है? ठीक है, कारण क्या है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, क्यों एक तरीके से डिसइक्विलिब्रियम होता है? तो सबसे पहले बोला गया इन्फ्लेशन की वजह से। क्या बोला गया भाई? इन्फ्लेशन मतलब इकोनॉमिक फैक्टर एज अ इन्फ्लेशन। सोचो, अ चेंज इन द प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। जैसे मान लो अगर प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज उसी को हम लोग बोलते हैं ना इन्फ्लेशन, ड्यू टू द हाई वेजेस हाई प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल लाइक अ प्रोडक्शन कॉस्टलियर रिजल्ट इन द डेफिसिट। देखो, अब जब कीमत बढ़ गया तो क्या होगा भाई? एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगी। अब जब एक्सपोर्ट में कमी आ गई, डिसइक्विलिब्रियम हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, जब चीजों का प्राइस बढ़ गया, इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गया, तो ज्यादा एक तरीके से एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिसके वजह से डेफिसिट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपिंग रिलेशन क्या है? न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, जो नए नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज होते हैं, इन ऑर्डर टू डेवलप द रिलेशन विद अदर कंट्रीज हैव टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन द एम्बेसडर मिशंस। अब मान लो कि एक नया नया कंट्री बना है, वो अलग अलग देश में अपनी अपनी ऑफिस खोलेगा भाई, कि जहां पर उनके लोग एक तरीके से मौजूद होंगे। जैसे हमारा देश है इंडिया, और अलग अलग देश में जितने भी सारे कंट्रीज है, वहां पर हमारे जो सरकारी आदमी जो है रहता है कि नहीं रहता है, तो उस पर खर्चा होता है, तो उस पर खर्चा किया भाई, जिसके वजह से क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम पैदा हो जाएगा। क्योंकि वहां खर्चा करने का मतलब क्या है? उससे हम इनकम जनरेट कर रहे हैं क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या होगा? वो डिसइक्विलिब्रियम धीरे धीरे मतलब क्या होगा? क्रिएट हो जाएगा। फिर दूसरा है फॉल इन द एक्सपोर्ट। मैंने क्या बताया भाई? एक तो कीमत बढ़ जाता है तब एक्सपोर्ट कम हो जा रहा है, तो कीमत बढ़ने पर भी हालत खराब हो जाएगी। और जनरली अगर एक्सपोर्ट जो है वो एक तरीके से कम हो गया और राइज इन इंपोर्ट हो गया, तो डिसइक्विलिब्रियम हुआ कि नहीं हुआ? तो ये दोनों तो रटा हुआ होना चाहिए, कि अगर भाई मान लो कि एक्सपोर्ट बढ़ गया और इंपोर्ट कम हो गया, सॉरी, इंपोर्ट बढ़ गया और एक्सपोर्ट कम हो गया, दोनों में अंतर है।
क्योंकि एक्सपोर्ट, यहां पर क्या मैंने बोला भाई, इंपोर्ट बढ़ गया और एक्सपोर्ट क्या हुआ, क्योंकि सरप्लस होगा तो अच्छी बात है। जैसे मान लो डिसइक्विलिब्रियम में सरप्लस होगा तो अच्छी बात है, ज्यादा पैसा आ रहा तो अच्छी बात है, लेकिन कम पैसा का तब दिक्कत है कि नहीं। तो मेन प्रॉब्लम कौन सा है, जब हमारा इंपोर्ट, क्योंकि जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा हमारे देश से अदर कंट्रीज जा रहा है भाई, जिसके वजह से गलत इंपैक्ट हो रहा है हमारी इकोनॉमी पर। समझ गए, तो राइज इन द इंपोर्ट और फॉल इन द एक्सपोर्ट। 6 में क्या है भाई, 5 में क्या, सॉरी, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या है भाई, इफ द करेंसी of the country is devalued, then the goods and service becomes cheaper, leading to a increase in the export and the surplus of balance of payment occurs। तो ये भी एक तरीके से क्या डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन है कि नहीं। जैसे मान लो हमने क्या कर दिया भाई, $1 के मुकाबले 80 रुपया रखा, अब हमने अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया, $1 90 रुपया का। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, सॉरी, इसका मतलब क्या है, घट रही है, जिसके वजह से एक्सपोर्ट बढ़ाने के बारे में सोचेगा कि नहीं सोचेगा लोग, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा उतना ज्यादा रुपया उसको मिलेगा भाई, ठीक है। और जिसका असर जो होगा वो आपको एक्सपोर्ट के बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और एक्सपोर्ट बढ़ेगा मतलब एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो गया और इंपोर्ट कम हो गया, तब भी डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाती है। तो ये हमने क्या देखा, वो इकोनॉमिक फैक्टर। अब देखते हैं क्या सोशल फैक्टर, सामाजिक फैक्टर क्या होता है। जैसे टू इन चेंजिंग टाइम्स पीपल ऑफ अंडर डेवलपमेंट, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ट्राई टू इनिशिएट या इमिटेट, सॉरी इमिटेट ठीक है, टू इमिटेट द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द पीपल ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। जैसे जैसे मान लो कि कोई कंट्री है जो उतना डेवलप नहीं है, वो क्या करता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उनको एक तरीके से क्या उनका कॉपी करना शुरू कर देता है और उसके हिसाब से अपनी कंजम्पशन को करना शुरू कर देगा, जिसके वजह से क्या होगा, ज्यादा पैसा खर्चा होगा भाई, होगा कि नहीं होगा। तो जिसके वजह से देयर इंपोर्ट इंक्रीजेस एंड रिजल्ट्स इन अ डिसइक्विलिब्रियम। जिसके वजह से क्या होगा, ये आप भाई बाहर की चीजों को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, मतलब इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, और इंपोर्ट ज्यादा करोगे डिसइक्विलिब्रियम आएगा। तो तीसरा चीज क्या हो गया भाई, पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई बोलेगा कि व्हाट आर द थ्री कंडीशंस थ्रू विच द डिसइक्विलिब्रियम अकर्स, तो पहला इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरा आपको क्या सोशल फैक्टर, और तीसरा क्या पॉलिटिकल फैक्टर। सोशल फैक्टर में याद रखना कि अगर हम डेवलप्ड नेशन की, मान लो कि अभी हम लोग क्या, हमारे देश में क्या अमेरिका जैसा हम लोग बनना चाह रहे हैं अभी झूठ मूठ में, जबकि वहां के हम लोग आसपास में भी नहीं है। तो हम लोग बहुत सारे चीजों जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर से, इंपोर्ट करते हैं मतलब, जिसके वजह से क्या होता है, दिक्कत परेशानी होता है भाई। अब इंपोर्ट बढ़ेगा तो आप डिसइक्विलिब्रियम के कंडीशन में आएंगे। पॉलिटिकल होता है ना, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। मान लो आपके देश में क्या है कि एक प्रॉपर सरकार नहीं है, हमेशा आती जाती रहती, आती जाती, जैसा कि पाकिस्तान में देखने को मिलता है। तो वहां पर हमेशा एक तरीके से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रहेगा वो उल्टा पुल्टा रहेगा, इंपोर्ट ही ज्यादा रहेगा, एक्सपोर्ट कम होगा, क्योंकि आपका दूसरे देश के साथ रिलेशन अच्छा ही नहीं है। अब वो रिलेशन अच्छा कब होगा, जब आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा। तो बोला गया यहाँ पर कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री हैज एडवांस इफेक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फर्दर द पार्टीशन और द यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री आल्सो अफेक्टेड द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री। पार्टीशन हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है, कुछ भी हो गया, तो उसके वजह से भी इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है तो आप एक तरीके से चीजों को एक्सपोर्ट करने के लायक नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि आपके कंट्री में आकर कोई भी बिजनेस आके स्टैब्लिश करने का नहीं सोचेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है नहीं। कल सरकार चली गई मान लो, उसके बाद आपने बोला कि इसका भाई बंद करो, उसने कितना अच्छा 100 करोड़ रुपया लगाया था, इंडस्ट्री खोला, और आप बोल रहे बंद करो, कोई आतंकवादी आया उड़ा दिया, तो क्या हो गया, गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ याद रखना है ये नोट में, अ रेगुलर बैलेंस ऑफ पेमेंट लीड टू द डिग्रेडिंग ऑफ इकोनॉमी इंटरनेशनली। अगर एक तरीके से रेगुलर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर डिग्रेड होता जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, दिक्कत होगा। एंड डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी करेक्टेड बाय द वेरियस मेथड। जैसे कि अगर बोला जाए कि भाई अगर डिसइक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, अगर डिसइक्विलिब्रियम अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो उसको ठीक करने के लिए क्या करो भाई, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दो, रिड्यूस इंपोर्ट को कम करो, डेप्रिसिएशन का मतलब जो डेप्रिशिएट हो रहा वैल्यू उसको कम करो, डिवैल्यूएशन को एक तरीके से चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करो, और एक्सचेंज कंट्रोल करो। एक्सचेंज कंट्रोल मतलब कि हम पैसा ज्यादा एक्सचेंज नहीं करेंगे, ठीक है, उनके चीजों पर देखकर चलने की बात यहाँ पर की जाती है। क्लियर हो गया।
अब बोला गया कि हमने देख लिया भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम कब होता है। जनरल से अगर बोला जाए तो क्या होता है, जब इंपोर्ट ज्यादा हो जाए एक्सपोर्ट कम हो जाए, या फिर एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए इंपोर्ट कम हो जाए, दोनों के सिचुएशन में डिसइक्विलिब्रियम। लेकिन ज्यादा खतरनाक डिसइक्विलिब्रियम कौन होगा, जब इंपोर्ट हम लोग ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हम लोग कम कर रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट करने से हमें बहुत ज्यादा पैसा अपने देश से बाहर विदेश में भेजना पड़ता है डॉलर के रूप में, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी इंपैक्ट होती है। तो हमने क्या देखा भाई, सबसे पहले क्या क्या रेमेडी है, क्या क्या दवा पानी है भाई डिसइक्विलिब्रियम को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहला है डेप्रिसिएशन, वेरियस रेमेडीज ऑफ करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम। पहला क्या, डेप्रिसिएशन। इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजाइम, क्या बोला गया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजाइम का मतलब क्या होगा भाई, कि जब मार्केट के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से आपके एक्सचेंज रेट तय किए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या है, एक्सचेंज रेट जो है वो आरबीआई तय नहीं कर रही कि $1.90 का होगा, $1.80 होगा, वो मार्केट के हिसाब से हो रहा है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। जैसे कि कोई कीमत होता है, इस पेन का प्राइस जो है मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से रखा गया भाई। अगर इसको कोई खरीदेगा नहीं तो क्या इतना इतना पेन, इतना इस प्राइस का पेन रखा जाता, नहीं रखा जाता। तो वैसे ही प्राइस रखा जाता है जैसा मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ क्या बोला भाई, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंट का मीन्स मतलब क्या है, राइज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया भाई, राइज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, यहाँ पर करेंसी करेंट मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का मतलब क्या होता है भाई, जो प्राइस है फॉरेन करेंसी का वो राइज हो गया, एंड फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कि डोमेस्टिक करेंसी के प्राइस में क्या हुई है, कमी आई है, जिसका असर जो है वो देखने को मिलता है। तो या तो डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन क्या है, इन द केस ऑफ फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब अगर आरबीआई एक्सचेंज रेट को डील कर रही है, आरबीआई अपने हिसाब से जो करेंसी की वैल्यू को रख रही है, तो एक तरीके से क्या हो गया भाई, एक तरीके से क्या हो गया, क्या हो गया, फिक्स्ड एक्सचेंज रिगाइम। अगर आरबीआई अपने हिसाब से एक्सचेंज रेट को तय कर रही है, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई से नहीं हो रहा है। इट रेफर्स टू द रिडक्शन इन द एक्सटर्नल वैल्यू। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है भाई, एक्सटर्नल वैल्यू जो है करेंसी का, उसको एक तरीके से क्या करना, कम करना, एज अ कॉन्शियस पॉलिसी, पॉलिसी के थ्रू, जो किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया, सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, एंड जिसके वजह से हम करेक्ट क्या कर सकते हैं, अपनी डेफिसिट को। सिंपल सी बात है, जब आप करेंसी को $1, अभी मैंने बताया ना $60 था, अब $1 आपने $80 कर दिया, मतलब अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया। प्राइस बढ़ गया लेकिन वैल्यू क्या हुआ है, कम हुआ है। देख रहे हो, वैल्यू मतलब अब $80 मिल रहा है ना भाई, इसका मतलब क्या, अब एक्सपोर्ट करने का सोचेगा भाई, एक्सपोर्ट करने का सोचेगा कि नहीं कोई भी। मान लो हमारे देश से एक्सपोर्ट है, वो सोचेगा यार अब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो $80 मिलेगा हमको, पहले $60 मिल रहा था, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो अपने आप ही डिसइक्विलिब्रियम कंट्रोल होगा। लेकिन ये अगर हो रहा है, ये आरबीआई अगर तय करे, अगर मान लो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई से पहले $80 था, अब मान लो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई से $90 हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। अगर मार्केट के हिसाब से हुआ है, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से हुआ है तो डेप्रिसिएशन। अगर सरकार ने या फिर आरबीआई ने करा, जो जनरली आरबीआई करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिवैल्यूएशन। तीसरा काम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट को प्रमोट करो। इंपोर्ट प्रमोशन में क्या होगा, सॉरी, इंपोर्ट को प्रमोट क्यों करेंगे, उसको कम करेंगे। मतलब द गवर्नमेंट में परस्यू अ वेरियस एक्सपोर्ट प्रमोशन, या इंपोर्ट प्रमोशन नहीं करेंगे, या क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन। मतलब द गवर्नमेंट में परस्यू वेरियस एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर सच एज अ कोटास, टैरिफ, मतलब टैरिफ वगैरह कम कर दो। ऐसा नहीं कि यहाँ पर इंपोर्ट प्रमोशन कर दो, ठीक है। मतलब क्या करोगे, एक्सपोर्ट, तभी तो एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे तभी तो पैसा आएगा आपके पास, इक्विलिब्रियम क्या होगा, अपने डिसइक्विलिब्रियम अपने आप ही कंट्रोल होता हुआ देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर फोर्थ क्या हो गया, एक्सपोर्ट प्रमोशन। गवर्नमेंट में परस्यू वेरियस एक्सपोर्ट जो प्रमोशन मेजर्स टू स्टिमुलेट एक्सपोर्ट, जैसे गवर्नमेंट में रिड्यूस द एक्सपोर्ट ड्यूटी, सरकार ने टैक्स कम कर दिया। आप पहले जो आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, क्या कर दो, कम कर दो, ठीक है। क्या उसमें जो टैक्स लग रहा था, तो ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, कोई बंदा करेगा भाई। कैश असिस्टेंस एंड सब्सिडी कैन बी गिवन टू द एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर को क्या दो, सब्सिडी दो। सब्सिडी मतलब छूट वगैरह देने शुरू करो, जिसके वजह से उसमें एक तरीके से आएगा भावना कि भाई मैं भी एक्सपोर्ट करता हूँ। वेरियस फैसिलिटी जैसे क्वांटिटी कंट्रोल, प्रोविजन ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, अरेंजिंग द एग्जीबिशन, मतलब अलग अलग तरीका, अलग अलग हथकंडे अपनाओ जिससे एक तरीके से प्रमोट किया जा सके, किसको, एक्सपोर्ट को। सिंपल सी बात है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के बारे में, ठीक है। अगर आ जाए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना चाहिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता है भाई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज वगैरह लगाती हैं एक्सपोर्ट करने के लिए,
उनको एक तरीके से टैक्स में छूट दिया जाता है, और अलग अलग बिजली और पानी सही तरीके से उसको दिया जाता है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज कंट्रोल भाई, एक्सचेंज को कंट्रोल करो। गवर्नमेंट में ट्राई टू होल्ड द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डीलिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज बाय डायरेक्टिंग ऑल द एक्सपोर्टर टू सेल देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग टू द सेंट्रल बैंक। देख रहे हो, तो इसके तरह क्या कंट्रोल करो भाई, मतलब क्या करेगा कि डायरेक्टिंग ऑल द एक्सपोर्टर, डायरेक्ट ये करेगा कि ऑल द एक्सपोर्टर को टू सेल द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग टू द सेंट्रल बैंक, कि सारा पैसा जो है वो आप किसको सेल कर दो, सेंट्रल बैंक को सेल कर दो। एंड ऑल इंपोर्टर को बोलेगा बाय कर लो भाई फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, क्या कुछ ऐसे है कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हो, आप सामान को इंपोर्ट कर रहे हो भाई, ठीक है, आपने क्या कर दिया, वो सामान खुद ही यहाँ पर बनाना शुरू कर दिए। सरकार ने कुछ ऐसी व्यवस्था लगाई जिसके एक तरीके से इंपोर्ट कम हो जाए। इंपोर्ट कम कैसे होगा, अगर उस चीज का प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है तो अपने आप ही कम हो गया, सिंपल सी बात है कि नहीं, जो कि इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी, सरकार जो आरबीआई जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कैन यूज इफेक्टिवली टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर, खर्चा को कम कर दो भाई। कौन करेगा, आरबीआई। टू करेक्ट द डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, खर्चा कम करेगी तो क्या, डॉलर एक तरीके से बचा रहेगा, जिसका जो असर होगा वो एक तरीके से डिस्क्विलिब्रियम को मैनेज करने में। सरकार कौन सी पॉलिसी अपनाएगी, फिस्कल पॉलिसी। सरकार क्या करेगी, रेस्ट्रिक्टिव फिस्कल पॉलिसी कैन सक्सेसफुली टू वाइप आउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट एंड बाय रिड्यूसिंग द टोटल एक्सपेंडिचर। सरकार अपनी खर्चा को क्या कर दे, कम कर दे, या फिर टैक्स को इंक्रीज कर दे, और डिक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। दो तरीका है जिसकी वजह से डिमांड ऑफ इंपोर्ट, टैक्स बढ़ा देंगे भाई, जो इंपोर्ट गुड्स कर रहे हो आप टैक्स बढ़ा देंगे, तो टैक्स बढ़ा देंगे तो अपने आप नहीं खरीदोगे तुम, तो अपने आप ही हमारे जैसे फॉरेन एक्सचेंज बाहर नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। कैपिटल इंपोर्ट, मतलब अ कंट्री आल्सो अट्रैक्ट शॉर्ट रन प्राइवेट कैपिटल फ्रॉम द अब्रॉड टू रेजिंग द डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑफरिंग अ सर्टेन टैक्स कंसेशन। बाहर से हम ये बोल सकते हैं बाहर को कि अगर बाहर विदेश का पैसा अगर यहाँ लाके रखोगे तो हम तुमको इतना टैक्स देंगे, या फिर तुमको इतना इंटरेस्ट देंगे और टैक्स से छूट देंगे। तो बाहर वाला बंदा जो होगा वो एक तरीके से, जैसे बहुत सारे लोग स्विट्जरलैंड में पैसा रखते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं कटता है। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग भी ऐसा काम कर सकते हैं, जिसका असर जो होगा वो एक तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि इक्विलिब्रियम कैसे होता है भाई, ऑटोनोमस क्या होता है, एक्कोमोडेटिंग क्या होता है, और डिसइक्विलिब्रियम कैसे पैदा होता है, और डिसइक्विलिब्रियम को कम करने के लिए क्या क्या चीजें जो है वो अपनाई जा सकती है सरकार और गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट जो चैप्टर है, इसी में जो दूसरा चैप्टर है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट खत्म हो गया। अब क्या है भाई, फॉरेन एक्सचेंज एंड द रेट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और इसमें ग्राफ वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना